हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आप लोगों की हिंदी व्याकरण की अध्यापिका हूँ। मेरे संग आज आप लोग शुरू करने वाले हो अपनी बुक संख्या 8 हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 1। बच्चों, आपके अध्याय संख्या 1 का नाम है यहाँ पे भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, आप लोग अपने पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हो क्या है भाषा, क्या है स्क्रिप्ट, क्या है व्याकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो देखो, भाषा वह सामर्थ्य साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है ना। भाषा वही माध्यम होता है जिसके जरिए मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बच्ची है माधवी, ठीक है, ये कविता पाठ में यानी काव्य पाठ में प्रथम आई है अपनी कक्षा में। ठीक है, उसने क्या किया, उसने आरोह अवरोह के साथ बोलकर कविता पाठ किया है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। ठीक है, जिसको सुनकर ना सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रथम आती है, उसके प्रथम आने का जो समाचार है ना, वो अखबार पत्रों में भी छप जाता है, जिसको पढ़कर उसके दादाजी तो फूले नहीं समा रहे थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखिए, माधवी ने कविता सुनाई, ये बोलकर है ना, बोलकर। सब खुश हुए सुनकर। समाचार पत्र में खबर छपी, ये लिखकर छपी है ना। पर देखो, दादाजी ने जाना पढ़कर। तो आप देख सकते हो, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको जानकारी प्राप्त हो रही है ना। तो देखिए, बोलकर और सुनकर प्राप्त की गई जानकारी मौखिक होती है। तो बच्चों, बोलकर और सुनकर जो जानकारी आप प्राप्त करते हो वो आपकी मौखिक जानकारी होती है। ठीक है, वहीं पर लिखकर और पढ़कर प्राप्त की गई जानकारी लिखित होती है। तो वहीं पर लिखकर और पढ़कर आप जो जानकारी प्राप्त करते हो उसको हम लिखित जानकारी कहते हैं, है ना। अब देखिए, भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द किससे आया है, वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आप अपनी कक्षा 7 में पढ़ चुके हो बच्चों, जिसका मतलब होता है स्पष्ट वाणी। ठीक है, भाष का मतलब क्या है, स्पष्ट वाणी, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे जब मनुष्य अपने मुख से कुछ भी उच्चारण करता है, ठीक है, तो जो वो स्पष्ट ध्वनि निकलती है ना, वही भाषा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, अपने भावों को और अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, है ना। संकेतों के माध्यम से भी वो उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये संकेत होते हैं ना, इनको आप भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, जो संकेत होते हैं इनको आप भाषा नहीं कह सकते हो। अब बच्चों, बात करते हैं भाषा के रूप की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, भाषा के रूप की। तो देखिए, मुख्य रूप से भाषा के ना 2 रूप होते हैं। क्या होता है, मुख्य तौर से भाषा के 2 ही रूप होते हैं। पहला है बच्चों आपका मौखिक यानी कि कथित, दूसरा होता है आपका लिखित यानी कि लिखी हुई। ठीक है, अब अगर बच्चों मौखिक भाषा की हम बात करें तो बच्चों मौखिक भाषा क्या है, तो मौखिक नाम में ही मुख आता है। ठीक है, तो ये वो भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग अपने मुख के जरिए करते हैं अथवा उच्चारण के जरिए करते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। इसके अलावा बच्चों देख सकते हो आप, वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि, ये सब क्या है, ये सब आपके भाषा के मौखिक रूप हैं, है ना। इसीलिए बच्चों ये भाषा का मूल स्वरूप कहलाता है। तो जो आपकी ये मौखिक भाषा होती है वो भाषा का मूल स्वरूप कहलाती है। ठीक है, आइए अगला देखिए। अब लिखित भाषा की बात करेंगे। तो बच्चों लिखित भाषा क्या है, देखिए, जिस भाषा का प्रयोग आप लोग लिख कर करते हो, जिसको पढ़ के सामने वाला आपके विचारों को समझता है, ठीक है, इसको बच्चों हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके कह सकते हो कौन कौन सी चीजें आती हैं लिखित भाषा में। तो देखिए, पत्र लिखना, श्याम पट पर लिखना आदि, ये सब आपके लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो हमारा आधुनिक युग है उसमें इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हम क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं, ये भी हमारे लिखित भाषा का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा जो लिखित भाषा है वो भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। ठीक है, लिखित भाषा को हम लोग भाषा का स्थायी रूप कहते हैं। क्यों स्थायी रूप कहते हैं, क्योंकि लिखे गए विचारों को अनंत काल तक आप यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको स्थायी भाषा कहा जाता है, स्थायी भाषा का रूप। अब बात करते हैं यहाँ पे भाषा के अन्य रूप की। तो बच्चों लिखित और मौखिक के अलावा हमारे भाषा के और भी बहुत स्वरूप होते हैं जो कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। ठीक है,
तो इनमें सबसे पहले आएगा मातृभाषा। तो क्या होती है मातृभाषा? हमारे माँ की भाषा, ठीक है। तो ये वो भाषा है जो हमें हमारी माँ से मिलता है, ठीक है। मतलब कि जो बालक अपनी माँ या परिवार के जरिए जो भाषा सीखता है उसी भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस भाषा से, ठीक है, इस भाषा से क्या होता है, बालक का सर्वप्रथम यहाँ पे परिचय होता है। यदि आपकी माँ गुजराती बोलती है, ठीक है, अगर आपकी माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती होगी, ठीक है। और अगर एक तमिल परिवार में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी, ठीक है। पंजाबी अगर बोली जाती है तो पंजाबी क्या होगी? उसकी मातृभाषा होगी, ठीक है। तो ये है मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा होती है जो आप अपने घरों में पढ़ते हो, मतलब घरों में आप जो सुनते हो, जिसको सीखते हो आप, ठीक है। फिर बारी आती है राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रभाषा, तो बच्चों इसका मतलब होता है आपके राष्ट्र की भाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है? इसका मतलब होता है राष्ट्र की भाषा। तो बच्चों ये वो भाषा है जिसका प्रयोग हमारे देश के अधिकांश लोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बच्चों राष्ट्रभाषा का मतलब होता है एक देश की भाषा जिसका इस्तेमाल वहां में रहने वाले ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे भारत में हिंदी जो है वो लगभग 70% लोग यहाँ पे बोलते हैं या फिर वो किसी ना किसी रूप में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। हर देश का बच्चों अपना एक राष्ट्रभाषा होता है। जैसे चीन का चीनी है, जापान का जापानी है, फ्रांस का फ्रांसीसी है, ब्रिटेन की अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये थी आपकी राष्ट्रभाषा। फिर आती है बच्चों आपकी राजभाषा। तो राजभाषा की बात करोगे तो राजभाषा ये दो शब्दों से मिलकर बना राज और भाषा, तो इसका मतलब होता है राजकाज की भाषा। तो बच्चों राजभाषा वो भाषा होती है जिसका इस्तेमाल देश के कार्यालयों में कामकाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जो आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा इसमें अंतर होता है, ठीक है। इसमें अंतर ये है कि देखो भारत के कार्यालयों में जो कामकाज होता है उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो आपकी राजभाषा है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा का मतलब वो भाषा होती है जिसका इस्तेमाल देश में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग करते हैं, वो राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखेंगे तो 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों संपर्क भाषा की। किसकी बारी आती है? संपर्क भाषा की। तो बच्चों संपर्क का मतलब होता है, संपर्क का मतलब क्या होता है? संपर्क की भाषा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल देश के रहने वाले लोग आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। तो भारत की संपर्क भाषा भी आपकी हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा आपकी अंग्रेजी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब बात करेंगे यहाँ पे मानक भाषा। तो क्या है मानक भाषा? तो हिंदी का प्रयोग हम लोग अलग अलग प्रयोजनों और कार्य क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत देश के अधिकतर क्षेत्रों में हम लोग हिंदी भाषा का कई रूप देखेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो हिंदी के विभिन्न रूप होते हैं जो हम देशों में बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो आपकी मानक भाषा कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए भाषा में एक शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं, विद्वानों द्वारा एक रूप को मान्यता प्रदान की गई है, तो बच्चों वही आपकी मानक भाषा होती है, ठीक है। आइए अब आगे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपका वर्ण और शब्द है या उसका मानक रूप है। जैसे र व, तो अगर आप र व देखोगे तो ख है, भ और आधा त है तो झ हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा शुद्ध रूप अगर आप देखेंगे तो ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। तो देखिए विद्यालय ये गलत है, ये सही है, ठीक है। चाहिए ये गलत है, इसमें ये लगता है। ठंड ये गलत है, ये सही है। ये शुद्ध रूप है, ये मानक रूप है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका शुद्ध रूप है। जैसे गई तो ये ग ई, तो य के ऊपर बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए, ये आपकी गलत है, ठीक है। बड़ी लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अंत है, फिर ये अंत इस प्रकार से, तो ये आपका ठीक है, ये आपका गलत है। अगर आप ऐसे अशुद्ध लिखोगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखेंगे तो भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो हमारे भारत देश की कौन कौन सी प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो संविधान में हमारा जो अनुच्छेद है ना 343, उसके अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को क्या किया है? मान्यता दी है। वो इस प्रकार से कौन कौन से हैं? तो जिनमें से बच्चों आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, 22 का नाम आप जानते भी हो। वो है मणिपुरी, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, गुजराती, असमिया, बोडो, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी तथा सिंधी,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोली की बात की जाए तो बच्चों बोली क्या होती है आपकी, देखिए बोली जो है ये भाषा का ना क्षेत्रीय रूप होती है, ठीक है, यानी कि वो भाषा जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है इसको हम बोली कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है, अल्प विकसित रूप है इसका, ठीक है। बोली का इस्तेमाल ना हम हमारे बोलचाल में करते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसमें साहित्य की रचना आपको प्रायः होते हुए दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने क्या किया था, कुछ साहित्यकारों ने इन बोलियों में भी अपने साहित्य की रचना कर दी, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, ठीक है, और कवितावली लिखी है, ये अवधी बोली में लिखी है, ठीक है। वहीं पे सूरदास ने जो सूरसागर लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वो मैथिली भाषा में लिखी है, ठीक है, मतलब मैथिली बोली में लिखी है। तो बच्चों देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली ये एक क्षेत्र से ज्यादा बढ़ के बोली गई है, इसीलिए इनमें साहित्य की रचना हुई है, लेकिन प्रायः आमतौर पे बोलियों में कभी भी साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, आप उनको गिन सकते हो। आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आज की अगर आप बात करोगे तो मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा ये ना बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गई है अब, ठीक है। इनका आगे विकास होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली का विकास हुआ है, क्योंकि खड़ी बोली जो है ये आधुनिक भाषा, ये आधुनिकता में आगे चल के हिंदी भाषा के रूप में ले ली गई है, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपकी अन्य बोलियां भी हैं, जैसे कि आपका कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़ू, बघेली इत्यादि, ठीक है। फिर बात करते हैं उपभाषा की, तो उपभाषा क्या है, तो देखो जब एक क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाए तो वो भाषा नहीं, वो बोली होती है, लेकिन जब एक क्षेत्र से वो बोली आगे बढ़ जाती है, यानी कि उस क्षेत्र के लोग तो बोल ही रहे हैं उसको, आगे के भी लोग उसको बोल रहे हैं, मतलब आगे के क्षेत्रों में भी उसको बोला जा रहा है, बोली का जो रूप बढ़ जाता है उसी को कहा जाता है उपभाषा, ठीक है। वो फिर उपभाषा बन जाती है, यानी कि उपभाषा भाषा और बोली के बीच का स्टेज होता है, ठीक है। बोली से बढ़कर है, भाषा से कम है, तो उसको उपभाषा कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होगी, लेकिन उपभाषा में आपको साहित्य की रचना होती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक उपभाषा में कई सारी बोलियां हो सकती हैं आपकी, जैसे अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें बोलियों में साहित्य की रचना आपको होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो इसीलिए अब ये बोली ना होकर ये उपभाषा बन गए। जैसे कि राजस्थान में कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है। वहीं पे जब इन उपभाषाओं का क्षेत्र विकसित हो जाता है तो अंत में चल के वो भाषा का रूप ले लेती हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां, यानी कि हमारी हिंदी के जो उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियों के विषय में देखते हैं। तो बच्चों इनकी हिंदी की उपभाषा, उनकी बोलियों के विषय में अगर आप देखोगे तो इनको ना 5 वर्गों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है आपका उपभाषाएं, फिर आता है बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी की अगर आप बात करोगे तो बच्चों पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी इत्यादि ये आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूर्वी हिंदी तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। राजस्थानी की बात करोगे तो इसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी आदि। पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। मगधी की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है मगही, भोजपुरी, अंगिका इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है लिपि की। लिपि क्या है? आप सभी जानते हो लिपि का मतलब क्या होता है। लिपि का मतलब होता है लिपना, ठीक है। आप लोगों ने ये सब अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि लोगों ने क्या किया था, मनुष्यों ने उनके मुख से जो ध्वनि निकलती है जब उसको उन्होंने लिखा तो वही लिपि कहलाई आपकी, ठीक है। तो देखो मनुष्य ने क्या किया था, अपने द्वारा बोली गई भाषा को एक स्थायी रूप देने के लिए और अपने विचारों को दूर बसे अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले इन्होंने चित्रों का सहारा लिया था, है ना। सबसे पहले चित्र आए थे तो उसको चित्रलिपि कहा गया, यानी कि वो जो भी देखते थे चित्रों के माध्यम से उसको दर्शाते थे, पहले चित्र बनाते थे, तो ये चित्रलिपि हुई। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जब अपने द्वारा बोली गई भाषा को, अपने द्वारा बोली गई ध्वनि को, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको जब उन्होंने लिखना शुरू किया एक चिन्ह के तौर पे, तो वही आगे चल के आपकी लिपि कहलाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। क्या है? हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। तो इसके अलावा कुछ भाषाएं वो लिपियां उनकी है, तो बच्चों आप इनमें से बहुत कुछ जानते हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये देवनागरी लिपि की हैं, तो देवनागरी लिपि से संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो ये सब आपके देवनागरी लिपि से ही आई हैं, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी रोमन से आया है, तो रोमन से अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी ये तीनों रोमन लिपि से आया है। इसके अलावा
उर्दू फारसी से है, पंजाबी गुरुमुखी से, बंगाली आपकी बांग्ला लिपि से है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे व्याकरण का क्या रोल आता है, तो देखिए आप ये भी जानते हो कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्दों का व्यवस्थित तौर पे मिलाते हो तो वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से आपकी भाषा बनती है। तो एक बात बताइए, अगर ये जो व्यवस्था है वो कहीं से टूट जाए अगर बीच में, तो क्या आपको समझ में आएगा? आपको बात समझ में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो किसी वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण आपको देता है। ठीक है, तो व्याकरण देखो, व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप वो प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये वो शास्त्र है बच्चों जो भाषा के शुद्ध रूप को किस प्रकार से आपको प्रयोग में लाना है और करना है, ये इसका ज्ञान आपको वो करवाता है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे व्याकरण के अंग की। ठीक है, तो व्याकरण के अंग की बात करोगे तो ये 3 होते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो सबसे पहला आएगा वर्ण विचार। तो बच्चों यहाँ पे वर्णों के आकार, उनका उच्चारण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताया जाता है। फिर आता है आपका शब्द विचार। तो शब्द विचार में आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट इत्यादि पे हम विचार करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत यहाँ पे वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण आदि का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय। अब आइए इसमें देख लेते हैं इसकी समरी आओ दोहराए में। तो देखो भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसके 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। देश में के अधिकांश जो निवासी हैं उनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके अलावा हम लोग राजभाषा का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके काम में बोली जो है वो भाषा का अल्प विकसित रूप है जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। लिपि जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं उनको जब हम लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। व्याकरण अगर आप देखेंगे तो व्याकरण वो शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक है, सो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय। ठीक है, जिसमें हम सभी लोगों ने भाषा, व्याकरण और लिपि के विषय में देखा है। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।